नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार के लिए करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं और आज जो है लेक्चर नंबर 8 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग करते क्या है, 10 टॉपिक लाते हैं और उसके तहत 10 क्वेश्चन का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सीधे आज पहले टॉपिक पर चलते हैं। क्या है पहला टॉपिक? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मार्च 2024, देखिए यहां पर अवधि ध्यान रखिए, मार्च 2024 की बात की जा रही है। तो यहां पर तात्पर्य यह हुआ कि हम मार्च महीने के करंट अफेयर्स तक पहुंच गए हैं। ठीक है, हमने जनवरी का कर लिया, हमने फरवरी का कर लिया, अब हम मार्च तक पहुंच गए हैं। तो मार्च 2024 में किस देश के दौरे पर गए थे? इतना समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले व्याख्या को पढ़ लिया करते हैं, उसको सही से एक्सप्लेन करते हैं, फिर जाकर के हम उत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए, 7 मार्च से 11 मार्च 2024 के बीच मुख्यमंत्री कहां जाते हैं? इंग्लैंड के दौरे पर जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, अगर भूल जाए, जरा भी दिमाग से निकल जाए कि मुख्यमंत्री कहां पे दौरे पे गए थे और प्रश्न में आ जाए, तो इतना ध्यान रखना है कि भारत जिस देश का गुलाम था, जिस देश ने हम पर शासन किया, ब्रिटिश की बात की जा रही है, वहां दौरे पर गए थे। इतना तो ऐसे याद रहेगा। इंग्लैंड दौरे में नीतीश कुमार का सबसे पहले आधुनिक साइंस सिटी देखने यह स्कॉटलैंड जाते हैं। यहां पर इस साइंस सिटी का निर्माण जो है आधुनिक तकनीक पर किया जा रहा है। लंदन शहर की आधुनिकता को देखना भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है वह एक इसका जो दौरा हुआ था इसका हिस्सा रहा था। तो किस देश में जाते हैं? ये पहले का हो गया सी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर चलते हैं और दूसरा प्रश्न सबसे पहले, वर्ष 2024 में बिहार राज्य के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य में राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। यहां पर आपके पास 4 विकल्प है, जरा सबसे पहले इसके विषय में समझते हैं। बिहार के जमुई जिले में 10 से 12 फरवरी 2024 के बीच राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां पर आपसे गलती कैसे कराया जा सकता है प्रश्न में, इसको समझिए। यहां पर देखिए, ये जो है पक्षी महोत्सव तो आप तो समझ जाएंगे, लेकिन यहां पर कहेगा राष्ट्रीय स्तर का, तो ध्यान रखना है ये राज्य स्तरीय का था, यानी कि स्टेट लेवल की बात की जा रही है। और जमुई डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित किए गए। हाल ही में बिहार के 2 जगह जो है वह रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, उसमें ऐड किया गया है। अब एक बात यहां पर और बताता हूं, बिहार में जो है 3 ऐसा जगह अब हो गया है जिसे रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है, यानी कि इस दोनों को, नागी पक्षी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को मिला करके कह रहा हूं। तो 3 ऐसा जगह यहां पर हो जाता है। अब एक बात यहां पर समझिए, 2 तो मैं आपको बता दिया हूं, तीसरा आप मुझे बताइए, और तीसरा बहुत पॉपुलर है, आप लोग जानते होंगे। तो तीसरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कौन सा है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया। वो पहले ही से था, अभी ये 2 हुआ है। नवंबर माह से लेकर फरवरी माह के बीच इस क्षेत्र में 100 से भी अधिक विदेशी प्रजातियां प्रवास करने आती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 से 12 फरवरी। देखिए, यहां पर जवाब ढूंढना ही केवल मकसद नहीं है, बल्कि हम लोग को यह देखना मकसद है कि इस विषय में हम थोड़े से विस्तार से इन चीजों को पढ़ लिया करें। चलिए, अब तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस गांव को राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाया जा रहा है? फिर से समझिए, बिहार राज्य गांव और स्मार्ट गांव है ना, इसकी बात की जा रही। जैसे स्मार्ट सिटी को लेकर के बातें किया गया, इसी तरह स्मार्ट गांव को लेकर के बातें किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए 4 गांव का आपको नाम दिया गया है। सबसे पहले इस विषय में समझ लेते हैं, यह गांव है कहां? तो बांका जिला के बाबरचक गांव, जो कि रजौन प्रखंड में पड़ता है। रजौन प्रखंड, राज्य का पहला स्मार्ट विलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस स्मार्ट विलेज का निर्माण पूर्ण होने के बाद यहां करीब 200 भूमिहीन और गरीब परिवारों को स्मार्ट व हाईटेक घर उपलब्ध कराए जाएंगे। और सबसे अहम बात क्या है, यह जो आधुनिक और हाईटेक घर इनको उपलब्ध कराया जाएगा, यह पूरी तरह से निःशुल्क होगा। कितने? तो 200 भूमिहीन और गरीब परिवार। इतना बात समझ में आ गया? तो चलिए अब यहां पर देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। जैसा कि पूछा गया था, बिहार के किस गांव को जो है राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाया जा रहा है, तो गांव का नाम क्या है? बाबरचक गांव। ये आपको ध्यान में रखना है। अलग से क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये बांका जिला में होगा और ये रजौन प्रखंड में होगा, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यहां से
200 भूमिहीन और गरीब परिवार ऐसे हैं जिसको हाईटेक घर उपलब्ध कराया जाएगा, और उससे भी अहम बात यह है कि यह पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? अब आप लोग मेरे साथ पढ़ते हुए कुछ वक्त तो आप लोग को गुजर ही गया है, कई लेक्चर आप मेरा देख चुके हैं। मैं लगातार कुछ हिंट दिया करता हूं कि प्रश्न कैसे समझते हैं। देखिए, हार्ड वर्क तो आप करते हैं, लेकिन सफल वही स्टूडेंट होता है जो स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा किसी टॉपिक को पढ़ते हुए, उसके नेचर को देखना पड़ेगा कि इस टॉपिक का पूछे जाने की संभावना कितनी है। मैं पहले भी बताता रहा हूं, जब इस तरह की चीजें आ जाए, पहला ऐसा चीजें आ जाए, तो मान के चलिए ऐसा टॉपिक काफी ज्यादा चर्चित रह गया है और यह आयोग के नजर में रह सकता है। तो यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? 4 राज्य का नाम यहां पर आपको दिया गया है, बिहार भी उसमें एक विकल्प है। बिहार सरकार द्वारा राज्य में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए ट्रैफिक का वैज्ञानिक आधार पर समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बिहार के अगर आप देखेंगे, शहरों की बसावट देखेंगे तो बहुत प्लान्ड आपको नजर नहीं आएगा। यानी कि लोग वहां पहुंचते गए, शहर पे दबाव बनता गया। पहले वो कस्बाई शहर थे, पर फिर जो है शहर बड़े आकार के होते गए। इस वजह से क्या हुआ कि ट्रैफिक पर बहुत लोड पड़ा है, अव्यवस्थित रहा है। और बिहार ही नहीं, देश भर के बहुत सारे शहर ऐसे हैं। तो इसीलिए यहां पर अब प्रयास किया जा रहा है कि ट्रैफिक को कैसे सही से मैनेज किया जाए, इसके लिए ये सारा काम किया जा रहा है। और यहाँ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन को बिहार राज्य के ट्रैफिक का ऑडिट करने की जिम्मेदारी इस संस्थान को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अगर ये टॉपिक आता है परीक्षा में तो यह पॉइंट जो है वह रह सकता है एक यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर, ठीक है। राज्य के 5 बड़े ट्रैफिक दुर्घटना वाले शहरों और इन शहरों से जुड़ने वाले एनएच और एसएच। एनएच क्या होता है? जो कि नेशनल हाईवे हो गया, और एसएच क्या होता है? जो कि स्टेट हाईवे हो गया, ठीक है। इस पर ट्रैफिक ऑडिट करने के लिए कहा गया है, जिसमें कौन कौन सा जगह है? पटना एक हो गया, मुजफ्फरपुर एक हो गया, भागलपुर एक हो गया, गया हो गया और बिहार शरीफ हो गया। देखिए, ये 5 शहर हो गया। आप मुझे बताइए कि इस 5 शहर में से आप लोग क्या किसी शहर के हैं? जो लोग भी इस 5 शहर में से आते हैं कमेंट करके लिखिए, या इसके इर्द गिर्द से आते हैं तब भी बताइए, या इस 5 शहर से आप जहां रहते हैं उसके एनएच जुड़ते हो। जैसे कि मान लीजिए जो लोग मुजफ्फरपुर में रहते हैं और जो लोग दरभंगा में रहते हैं, तो यहां से देखेंगे तो मुजफ्फरपुर से दरभंगा में एक एनएच जाता है, जैसे NH 57 वहां पर है ना, राष्ट्रीय राज्य मार्ग 57 वहां पर है। तो जो लोग जैसे दरभंगा में रहते हैं वो भी बताइए कि ऐसे कहाँ उनका कौन सा एनएच जुड़ रहा है, क्योंकि ये एनएच और एसएच का ट्रैफिक ऑडिट कराने की बात की गई है, ठीक है। तो कमेंट करके इतना बताइए कौन सा राज्य हो गया? बिहार। देखिए, चूंकि अक्सर ऐसा होता है कि विकल्प में जिस राज्य का आप एग्जाम देने जाएंगे ना, उस राज्य का नाम डाल दिया जाएगा और आप भावुक होकर के गलती करेंगे, है ना, क्योंकि वह विकल्प में होता सही जवाब होगा नहीं। आप सोचेंगे यार बिहार का एग्जाम देने आए हैं तो बिहार का ही हो सकता है, बिहार ही विकल्प होगा, और आप यही गलती कर ले जाएंगे। लेकिन जब इस तरह की संभावना हो कि पहला भी वही हो और बिहार विकल्प में भी हो, तब निश्चित तौर पर मान के चलिए कि ऐसे प्रश्न राज्य स्तरीय आयोग में पूछे जाएंगे। इसलिए इस पर ध्यान रखना है आपको। चलिए अब 5वें टॉपिक के तरफ चलते हैं। आप जानते हैं 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है अभी अभी संपन्न हुआ है ना, नई सरकार अभी बनी है 2024 में ही। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने पैरा तीरंदाज शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनाया। ये कौन से राज्य से संबंधित हैं? सबसे पहले इनके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पैरा तीरंदाज शीतल देवी का जन्म वर्ष 2007 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हुआ था। इन्होंने एशियाई पैरा गेम्स वर्ष 2022 में, यहाँ पर ध्यान देना है, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जो है वह प्राप्त किया। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि देखिए किस राज्य से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी न्यूज हो जो कि बेहतरी के लिए वहां जो है प्रशासन में या वहां के किसी नागरिक ने कुछ बेहतर किया हो, तो उस टॉपिक को जरूर तैयार कीजिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर लगातार चर्चा में है, सरकार और आयोग के नजर पे है, वहां से प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पर किस राज्य से संबंधित है ये? पांचवा का बी हो गया, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए अब छठे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में मौसमी चक्रवर्ती को किस संस्था के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? यहाँ पर 4 संस्था का आपको नाम दिया गया है। सबसे पहले इस विषय में समझते हैं। मार्च 2024 की ये बात है। मार्च 2024 में मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR, जैसे आप जो समाचार सुनते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे, वहां की बात की जा रही है, का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने महानिदेशक के रूप में वसुधा गुप्ता का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और वहां पर भी ज्यादा जरूरी जो है ऑल इंडिया रेडियो को लेकर के ध्यान रखना है। मौसमी चक्रवर्ती वर्ष 1991 बैच की भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी रही हैं। ठीक है, यूपीएससी के थ्रू जो है यहां तक पहुंचते हैं। यह भी परीक्षा यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑल इंडिया रेडियो, यहां पर तो ए हो गया इसका विकल्प सही। चलिए 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न और आज का ये 7वां टॉपिक भी है। क्या कहता है प्रश्न? हाल ही में वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो राज्य का नाम वहां दिया गया है, हमें देखना है। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा जो है, इनका जन्म वर्ष 1959 में केरल राज्य के तिरुवल्ला जगह पर हुआ था। ठीक है, यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा के कवि और उपन्यासकार हैं। तो 2 पॉइंट आपको मिल गया। प्रमुख पुस्तकें जो हैं यह ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकते हैं। सौपर्णनिका, अर्कर्ण पूर्णिमा, श्यामा माधवम, चंदना नाजी, आर्दम, कनाल चिलम्बू आदि। ये पुस्तकें आपको ध्यान में कुछ रखना है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम यहां पर दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार उनके उपन्यास रौद्र सावित्कम के लिए दिया गया। इस उपन्यास को वर्ष 2022 में प्रकाशित किया गया था। अब यहां पर समझ लीजिए, पूछा क्या गया था आपसे कि किस राज्य से संबंधित हैं। तो देखिए यहां पर ये किस राज्य से बताया गया? केरल राज्य। इसको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। 7वें का सही जवाब हुआ डी, केरल राज्य। चलिए अब 8वें टॉपिक पर चलते हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारतीय प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा। तो सबसे पहले यहां पर इसके विषय में देखते हैं। मार्च 2024 में नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2 अपडेट मैंने आपको बताया। एक जो है ऑल इंडिया रेडियो के डीजी को लेकर के कहा मैंने, और दूसरा देखिए यहां प्रसार भारती का भी चर्चा आ गया। इस दोनों को तैयार कीजिएगा, ढंग से ध्यान में रखना है। इस दोनों में से एक टॉपिक आ सकता है। ये प्रसार भारती के 7वें अध्यक्ष हैं। निखिल चक्रवर्ती प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष थे। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती के अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वह होता है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य यहां समझ लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, उनकी उम्र जो है वह 57 ईयर्स ओल्ड वो हैं और वह इस पद पर आते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। 3 वर्ष की अवधि तक रहेगा तो वो अपने उम्र के 60 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। फिर उनका ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर मान लेते हैं कि अगर 70 वर्ष कहा गया है तो मान लेते हैं जब इनकी नियुक्ति हुई है तो ये 68 साल के थे। ठीक है, लेकिन अब 3 वर्ष कहा गया है, लेकिन 2 ही साल में 70 के हो जाएंगे तो ये केवल 2 साल ही अपने पद पर रह पाएंगे। अगर 69 में नियुक्त होते हैं तो 1 ही साल पद पर रह पाएंगे, क्योंकि 70 वर्ष जो है अगले साल ही इनका पूरा हो जाएगा। तो 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए उतना किया जाएगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति के सिफारिश पर किया जाता है। ध्यान रखना है, एक चयन समिति बनाया जाता है। उस चयन समिति के द्वारा क्या होता है, कुछ नामों की सिफारिश राष्ट्रपति महोदय को किया जाता है और फिर क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय जो है फिर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इस समिति में शामिल कौन कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति चयन समिति के ये अध्यक्ष हुआ करते हैं, जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। भारतीय प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई एक व्यक्ति भी इसमें हो सकते हैं।
तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति एक तो यहां पर इनकी नियुक्ति करेंगे एक चयन समिति के सिफारिश पर, और चयन समिति में कौन लोग होंगे वह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वही जो है यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर आपसे केवल नियुक्ति के विषय में पूछा गया था कि नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए फाइनल जो नियुक्ति है वह तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, चयन समिति सिर्फ नामों की सिफारिश करती है। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, ए हो गया जो है राष्ट्रपति। वर्ष 2024 में कुल 20 लोगों को डायना स्मृति पुरस्कार दिया गया। इसमें से भारत के कितने लोगों को प्रदान किया गया, भारतीय लोगों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। चलिए यहां पर देखते हैं। मार्च 2024 में दिल्ली के उदय भाटिया, ध्यान देना है, दिल्ली के ये है कौन है, उदय भाटिया, और हरियाणा की मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। अब डायना स्मृति पुरस्कार के विषय में पढ़िए, चूंकि ज्यादा जरूरी यह हो जाएगा। यह पुरस्कार जो है इंग्लैंड की राजकुमारी हुआ करती थी, बहुत फेमस ये राजकुमारी है। इनके विषय में आप यूट्यूब पर जाकर के देखिएगा। अपनी खूबसूरती के लिए, अपने टैलेंट के लिए इन्हें बहुत जाना जाता था। दुनिया भर में इनकी जो है उस वक्त पहचान हुआ करती थी। इंग्लैंड की राजकुमारी डायना की स्मृति में दिया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। यह पुरस्कार विश्व किसी भी देश के युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए उदय भाटिया और मानसी गुप्ता 2 लोग जो हैं भारत के, उनको दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 का बी, यानी कि 2 भारतीयों को यह दिया गया। अब आज के आखिरी टॉपिक पर हम आ गए हैं, यानी कि 10वें टॉपिक पर और 10वें प्रश्न के साथ। देखिए क्या है, हाल ही में वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार, संगीत कला निधि पुरस्कार के विषय में थोड़ी सी जानकारी रखनी है। और टीएम कृष्णा को यह दिया गया है, ये कौन से राज्य से संबंधित हैं। देखिए यहां पर 4 राज्य का नाम भी दिया गया है। जरा इस प्रश्नों का नेचर देखिए। आप कहेंगे कि सर आप ये पूछते हैं कि संगीत कला निधि पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया है। जो बीपीएससी का नेचर है पिछले 2 साल से आप देखेंगे, वह यूपीएससी को कॉपी करने जैसा है, उसी के तर्ज पे जाने के जैसा है। मामला समझ में? तो हो क्या रहा है कि यूपीएससी का प्रश्न देखेंगे आप प्रीवियस ईयर का, तो जितना आप पढ़ के जाएंगे यूपीएससी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उतनी बातें डाल दिया करती है। बीपीएससी लगभग यही कर रही है, हालांकि यहां पर थोड़ा ज्यादा आपको फैक्चुअल देखने को मिल रहा है। इसीलिए कुछ बातें जो है, कुछ प्रश्न हमने ऐसे तैयार किए हैं कि जितना आप पढ़ के आएंगे वो यही जानकारी मिल जाएगा, लेकिन उससे आगे की फिर आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आप इतना तो पढ़े होंगे कि संगीत कला निधि पुरस्कार जो है टीएम कृष्णा को दिया गया वर्ष 2024 का, लेकिन हमने पूछ दिया कि भैया ये बता दो ये किस राज्य से संबंधित है। यहां जाकर के मामला फंस जाता है, इसलिए इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए, कर्नाटक के प्रसिद्ध संगीतकार, तो यहां पर जवाब तो यही आ गया, कर्नाटक। आगे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार हैं टीएम कृष्णा को वर्ष 2024 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है। और टीएम कृष्णा के विषय में, यह एक गायक, संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विषय में कह रहा हूं। संगीत कला निधि पुरस्कार के विषय में अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, और यह इंपॉर्टेंट होगा, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। देखिए, यह कर्नाटक संगीत, तो कर्नाटक एक जो है कर्नाटक संगीत आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है, और कर्नाटक संगीत का इसे ऑस्कर पुरस्कार के बराबर का माना जाता है। इसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें विजेताओं को 1 स्वर्ण पदक और 1 विरुद्ध पत्र जो है वह प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपके लिए जवाब हो गया, वह पूछा गया था किस राज्य से हैं। तो देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं, टीएम कृष्णा, जिन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार वर्ष 2024 का दिया गया, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। तो इतना जवाब आपके पास आ गया। 10 टॉपिक आपने स्टडी कर लिया है। अब देखिए यहां पर आज का एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं। इसका जवाब जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और यह जो है केबीसी टाइप मामला हो गया कि आपको जवाब ढूंढ करके देना है। इसके विषय में और क्या जानते हैं यह भी बताइएगा। निम्नलिखित में से बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बिहार का राज्य पशु गाय या फिर शेर, हाथी या फिर बैल। 4 यहां पर विकल्प दिया गया है। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।